यूएई, कतर, ओमान, यमन, बहरीन और बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ असल में इंडिया के अंदर थे। ब्रिटिश इंडिया के अंदर ये सारे रीजन असल में मुंबई से कंट्रोल होते थे। इंडिया के रुपये ही वहाँ चलता था, पर यहाँ ही है कि ये सब अंग्रेज़ के अंडर था। अंग्रेज़ उनका डिफेंस देखते थे, उनका रक्षा करते थे। ऐसे कई हिस्टोरियंस ने कहा कि इंडिया ऑलमोस्ट लॉस्ट दुबई, मतलब सारा खरबों का तेल इंडिया का हो सकता था, पर क्यों नहीं हुआ। देखो, पहली बात, अभी अगर आप दुबई को जाके स्कैन करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के टोटल पॉपुलेशन में 38% इंडियंस ही है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन ब्रिटिश ने यूएई को नहीं छोड़ा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग कहते हैं कि इंडिया ऑलमोस्ट मिस्र दुबई इंडिया का हो सकता था, ये बात कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो गल्फ़ कंट्रीज़ के शेख नहीं चाहते थे इंडिया में मिलना, उनका अपना अलग वर्ल्ड ही चाहिए था। तो इसलिए वो काफ़ी कंफर्टेबल थे ब्रिटिश के अंडर, क्योंकि वो उन्हें डिफेंस प्रोवाइड करते थे और शेख लोग अपने अपने रीजन को अच्छे से कंट्रोल भी करते थे, यानी कि एक पार्टनरशिप की तरह था। तो 1947 में भारत आज़ाद हो गया, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ में अंग्रेज़ों का कंट्रोल रहा। फिर करीब 20-25 साल बाद 1968 में जाके ब्रिटिश ने गल्फ़ को छोड़ा। 1971 में जितने गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनको आज़ादी मिल गई, यूएई फॉर्म हो गया। मतलब ये है कि दुबई इंडिया का पार्ट तो था, इंडिया से कंट्रोल होता था। वहाँ के सीन देखने पे लगता था कि इंडिया में ही है हम। बिजनेस रिलेशंस भी थे, पर जैसे कि आपने जाना, भारत की आज़ादी के सामने वो अंग्रेज़ के अंदर ही रहना चाहते थे ताकि वो अपना अलग दुनिया बना पाए। तो इसलिए जो लोग कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा लॉस था, करोड़ स्क्वायर फीट ज़मीन खो दिए वगैरह वगैरह, ये सब गलत है। दुबई हमेशा ऐसा ही अलग कल्चर था। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर।